क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ये डोमेन नहीं है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा बात, कुछ ड्रग्स जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं वो एट टाइम्स पेशेंट्स को दे सकते हैं, या विटामिन्स। विटामिन्स का यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि विटामिन्स के सप्लीमेंट्स आप जर्नल लेना शुरू कर दें, क्योंकि आगे जाके भी मैं आपको मेंशन करूंगी कि जर्नल विटामिन के सप्लीमेंट्स ऐसे ही बगैर किसी नीड के लेने से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो विटामिन सिर्फ उस सूरत में कहा जा रहा है कि जब पर्टिकुलर डेफिशिएंसीज है और उनको एड्रेस नहीं किया जा रहा, मसलन विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है और हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं, ठीक है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को एड्रेस नहीं किया जा रहा, आयरन की डेफिशिएंसी को, फॉलिक एसिड, बी12, बहुत सी बी विटामिन डेफिशिएंसीज प्रेसिपिटेट हुई जा रही और उनको एड्रेस इंडिविजुअली नहीं किया जा रहा, तो फिर ये हो सकता है। लेकिन अगर जनरल मल्टीविटामिन लिए जाएं तो, और जैसे विटामिन सी के साथ है, तो विटामिन सी के अगर आप सप्लीमेंट्स मेगा डोजेस में लेते रहते हैं तो दे कैन लीड टू कैंसर, और ये एक अच्छी चीज नहीं होगी। तो इसलिए बहुत से ऐसे एजेंट्स हैं, और फिर खुराक में ऑफ कोर्स बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हम कीमो प्रिवेंशन में यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में आप देख रहे होंगे कि पॉलीफिनोल्स इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रीन टी, हमारी जो हल्दी है मोस्ट फेवरेट, हम पाकिस्तानी खानों को कहते रहते हैं जी बहुत खराब है, लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात ये लगती है कि अगर हम उसमें बहुत से कुकिंग प्रोसीजर्स को और अपने ऑयल के समंदर को कंट्रोल कर लें तो इट कैन बी अ गुड सोर्स ऑफ मैनी फ्रूटफुल इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि अब हल्दी हम लोग डालते हैं यूजुअली हमारे घर खाने में, सुबह दोपहर शाम अगर हम खाना इस्तेमाल करें तो उसमें आम हल्दी डलती है, तो ये एक अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन अगर हम उसमें प्रोवाइडेड कि हम उसमें बहुत सारी फ्राइंग नहीं कर रहे, या हम फिर और बहुत सा जंक फूड या बहुत सी ऐसी चीजें नहीं खा लेते जो कि हमारे लाइफस्टाइल को नेगेटिवली इफेक्ट करें। कीमो प्रिवेंशन में जो चीजें अहम है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, विटामिन डी एंड कैल्शियम के ऊपर बहुत सा, इस पे कंट्रोवर्शियल चीजें हैं बहुत सी, कुछ कहते हैं कि नहीं लिंक साबित नहीं हुआ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि विटामिन डी के जितना वास्ट लेवल पे हमें डेफिशिएंसी नजर आ रही है, और खवातीन में अगर आपको पता हो कि नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2018 में 80% ऑफ आवर वुमेन आर सफरिंग फ्रॉम विटामिन डी डेफिशिएंसी, और अभी एनएनएस में सिर्फ जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं दे हैव बीन टारगेटेड, बच्चे और वुमेन, और मेल्स की बात नहीं की गई। लेकिन जो कि मैं यहाँ पे क्लिनिकल सेटिंग में हूँ और मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मेल्स भी विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ आ रहे हैं, सो मे बी दे दैट डेफिशिएंसी कैन प्रेसिपिटेट स्टेल्थली पीछे से चुप करके वो अपने कैंसर के रिस्क को एग्रीवेट करती रहती है। और इसी तरह कैल्शियम की डेफिशिएंसी, जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी पे जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे बच्चे हैं, ग्रोथ में क्योंकि इसका बहुत रोल होता है, तो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी प्रेसिपिटेट करती है, कैंसर की तरफ लेके जा सकती है, और फॉलिक एसिड को देना चाहिए अगर डेफिशिएंसी है। तो कॉफी एंड टी का प्रोटेक्टिव रोल, इसमें बहुत से पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए गए हैं कि जिसके अंदर फिर हमें पता है कि वो कैंसर से बचाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का तो आप सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जितने कलर्स उसके अंदर हैं वो सारे हमें कीमो प्रिवेंशन में उनका बहुत रोल। अच्छा, फाइबर भी, सिर्फ ये कि एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं, फाइटोकेमिकल्स के साथ फिर हमें फाइबर का बहुत अच्छा, फाइबर में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि इट कीप्स योर गट मूविंग। उसमें आपका जब कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा रहती है, या आईबीएस के इश्यूज रहते हैं, या वो प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल इतना अच्छा नहीं करते। प्रीबायोटिक्स हमें बहुत अच्छे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल जाते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और प्रोबायोटिक्स यानी हेल्दी बैक्टीरिया उनको इस्तेमाल करके हमारी इंटेस्टिनल लाइनिंग को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से अगर मैं ये कहूँ कि एक ही कोई चीज मिलती है तो ऐसा नहीं, बहुत सी मल्टीपल चीजें हमें ऐसी मिल रही हैं जो कि हमें कैंसर से बचा रही हैं। सोया और फाइटो एस्ट्रोजन जो है वो भी, उनका भी प्रोटेक्टिव रोल। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जो है, ऑफ कोर्स एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो सारे हमें अनकुक्ड फूड से या फिर हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही आएंगे। और फिजिकल एक्टिविटी भी कीमो प्रिवेंशन में आती है। ये थोड़ी सी एक एक्टिव स्लाइड है, इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बायोएक्टिव कंपाउंड्स हुई हैं और कुछ ज्यादा विटामिन एंड मिनरल्स तफसील से लिखे हुए हैं जिनका प्रोटेक्टिव रोल है। लेकिन अगर हम फूड्स को देखें और आप इनको इंक्लूड करना चाहें या अपने ज़हन में रखना चाहें, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम क्रॉस 15th एडिशन जो 2020 का, उसमें से मैंने लिया है, फॉर द रेफरेंस बता रही हूँ। अगर आप इसको बहुत तफसील से देखना चाहें तो फिर आप वहां से क्रॉस में से ले सकते हैं। तो एप्पल्स हैं, ब्लूबेरीज हैं, और हमारे अगर पाकिस्तान में हम बात करें ब्लूबेरीज, तो हमारे ब्लूबेरीज का मतलब हमारी बहुत सी बेरीज आ जाती हैं। स्ट्रॉबेरीज भी अवेलेबल हैं, शहतूत का सीजन आगे स्प्रिंग में आने वाला है, वो भी बहुत अच्छी है। क्रूसीफेरस में हमारी गोभी का सारा ग्रुप आ जाता है। कैरेट्स हैं, चेरीज भी मिल जाती हैं। कैरेट्स आजकल बहुत अच्छी आई हैं बीटा कैरोटीन के लिए, बहुत उसका प्रोटेक्टिव रोल है। कॉफी अच्छी है, क्रैनबेरीज जो होती हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्रैनबेरीज या और भी बेरीज जो भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे हमारा
साग का सीजन गुजर रहा है, बहुत लेग्यूम्स, अलसी के बीज, गार्लिक भी अगेन हम अपने खानों में बहुत यूज करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग अगेन। ग्रेप फ्रूट, ग्रेप, सोया का कम इस्तेमाल होता है, कद्दू की बहुत सी किस्में, स्क्वाश जैसे लिखा हुआ है। टी जो है उसमें हम वही कहेंगे कि ग्रीन टी के ज्यादा फवायद हैं, ब्लैक टी भी बहरहाल कुछ हद तक फायदेमंद हो सकती है, हम खा लेते हैं, फायदेमंद ना हो। टोमेटोज के बारे में लाइक है और उनको जितनी किया जाता है तो उनका लाइकोपीन कंटेंट ज्यादा हो जाता है, तो ये दिस अगेन इज इन द फेवर ऑफ आवर पाकिस्तानी ट्रेडिशनल कुकिंग मेथड्स। हम कहते हैं खाने को भून भून के खराब कर दिया, उतना खराब ना करें, लेकिन कम से कम उतना थोड़ा सा टमाटर में अगर आप फ्राई करते हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके खाने का लाइकोपीन कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, वॉलनट्स बहुत अच्छी चीज है, नट्स भी, बाकी नट्स में भी, और इसी तरह होल ग्रेन्स अगर आप लेते हैं, जैसे हम बार बार कहते हैं कि मैदे वाली चीजों से परहेज करें, मैदे वाली चीजें ना लें, होल ग्रेन्स को अडॉप्ट करें, बेकरी आइटम्स में और बहुत सी चीजों में हमारे होल ग्रेन्स का इस्तेमाल हो रहा होता है। अच्छा, ये अगेन एक इसी तरह से चीज है कि अगर हम फोकस करें फाइटोकेमिकल्स पे जो हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में ज्यादातर जो रोल है, अगर आप आगे भी जैसे मैंने मेंशन भी किया है कि हमारे प्लेट में भी हाफ ऑफ द प्लेट शुड बी फिल्ड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसके अंदर फिर आपको लाइकोपीन मिल रहे हैं रेड कलर में, एंथोसायनिन्स मुझे बड़े पसंद है, एंथोसायनिन्स का मतलब पर्पल सा कलर चुकंदर से मिल जाता है, बेरीज में से मिल जाता है, जो भी आपको रेड और पर्पल सी चीजें मिल रही है उसमें होता है। ऑरेंज कलर जो है वो भी फायदेमंद है, वो आपको नजर आ रहा है कि आपको पंपकिन से, कैरेट से, इन सबसे मिल रहा है। फिर स्पिनच और केल, इनमें से आपको ल्यूटीन और इस तरह की चीजें मिल रही हैं, ज़ियांथिन। अच्छा जी, इसके अलावा कैबेज, ब्रोकली, ग्रुसिफेरस वेजिटेबल्स का पहले भी जिक्र किया है। एलम सल्फाइड्स जो हैं ये हमें मिलते हैं अनियन, गार्लिक, और ये हमारे बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल है। अगर आपने देखा होगा सारे कोविड के सिनेरियो में भी बहुत कहा जाता रहा कि इसका बहुत प्रोटेक्टिव रोल है, तो ये पाकिस्तानी डाइट में बहुत यूज होते हैं गार्लिक और अनियन। अगर इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि इनको फिर सलाद के साथ इस्तेमाल करना जरूरी है या कच्चा इस्तेमाल करना जरूरी है, ताकि, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि हमारी चटनियों में कितने यूज होते हैं, सलाद में भी डालते हैं अपने अनियंस, और हम गार्लिक का इस्तेमाल हमारी चटनी में भी होता है, तो इट इज अ गुड थिंग टू यूज देम। अच्छा जी, अच्छा, ये अभी तक जो मैंने बात की है वो मैंने ना प्रिवेंशन की बात की है कि अभी हम सोच रहे हैं कि हम अपने आप को या अपने पेशेंट्स को क्या कैसे गाइड करें, कैसे अवेयर करें कि जी अपने आप को कैंसर से होने से ही बचा लें। लेकिन डाइट फॉर अ कैंसर पेशेंट जब एक दफा हो गया, हमारे पास पेशेंट आ रहा है, फिर अब हमने उसको क्या देना, उस वक्त फिर हम उसको ऐसी डाइट पे, एंटी ऑक्सीडेंट रिच डाइट पे, और जिनके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत खाएं, ये चीजें फिर बहुत ही ज्यादा कंडीशनल हो जाती है। कंडीशनल इसलिए कह रही हूँ कि इट विल डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि वो किस स्टेट में आया है, किस स्टेज पे हमारे पास पहुंचा है, इस वक्त वो अगर हॉस्पिटलाइज्ड है या हमारे पास ओपीडी में आ रहा है, तो फिर अब हम उसके कंडीशन को देख के, उसकी टॉलरेंस को देख के बताएंगे कि हम उसकी डाइट को कैसा रखना है। तो डाइट फॉर कैंसर पेशेंट में फिर हम ये देखेंगे कि फीडिंग रूट उसका सबसे पहले क्या चीज है। कई दफा इतनी सीरियस कंडीशन में टर्मिनल स्टेज पे आते हैं पेशेंट्स कि उसके अंदर फिर उनको ट्यूब फीडिंग होती है उनकी, कभी एनजी होगी यानी कि नेजो गैस्ट्रिक होगी, कभी उनको पैक डिलीवरी होगी, कभी जेजोनम में जा रही होती है, तो ये फिर हमें उसके अकॉर्डिंगली देखना पड़ता है कि हम उसको कैसे डाइट क्या दे सकते हैं। एनर्जी नीड्स भी अकॉर्डिंग टू कैटाबॉलिक स्टेज होगी। मसलन मुझे अपना पेशेंट याद आ रहा है और मैं जाहिर है ये अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहूंगी कि वो, उनको काफी अरसे से, कई दफा मैं उनको देखा और फिर इवेंचुअली उनकी सर्जरी, उनको कोलन कैंसर था, तो उनकी कोलन का पहले तो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आए, फिर वो डायग्नोज हुआ कि अच्छा ये ट्यूमर है यहाँ पे और ये इसको निकालना पड़ेगा, फिर उनकी सर्जरी हुई। अब सर्जरी में आपको पता है कि जाहिर है वो इतनी ज्यादा कैटाबॉलिज्म है, तोड़ फोड़ की गई है, सारा काटा गया है, तो उनकी कैटाबॉलिक स्टेज है और उनकी एनर्जी नीड्स बढ़ जाती है, लेकिन एनर्जी नीड्स बढ़ी नहीं है और साथ उनको कोलोस्टमी बैग भी लगा हुआ है, और फिर हम बहुत सी चीजें उस तरह से नहीं दे पाते जैसे कि हमने प्रिवेंटिव डाइट में बात की कि जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दें। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप कोलोस्टमी बैग में नहीं दे सकते, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टेज, कंडीशन ऑफ द पेशेंट, उस वक्त पेशेंट किस हालत में है। लेकिन एनर्जी नीड्स बहरहाल उनकी हाई थी, और वो इसी वजह से हाई थी क्योंकि कैटाबॉलिज्म में सर्जरी इतनी मेजर हुई है और फिर वो कमजोर होते जा रहे हैं और उनकी एज भी ज्यादा है, और टॉलरेंस को लेवल को देख के फिर हमें फूड डिसाइड करनी पड़ती है। प्रोटीन्स बहुत क्रूशियल है। अच्छा, प्रोटीन्स के बारे में एक जो थ्योरी है वो ये कि प्रोटीन अगर आप ज्यादा करते हैं तो इट फीड्स टू द कैंसर सेल्स एज वेल, क्योंकि सेल्स जो है इवेंचुअली वो तो प्रोटीन ही है, तो अगर आप प्रोटीन बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं तो वो फीड करना शुरू कर देती है कैंसर सेल्स को। इसलिए आपको बाकी ये बात ठीक है कि प्रोटीन के बारे में आप थ्योरेटिकली बुक्स में देखें तो उसमें लिखा होगा कि जी आप बहुत ज्यादा प्रोटीन दें।
लेकिन प्रैक्टिकल बात ये होती है कि हम उसको बड़े कंट्रोल तरीके से देते हैं और कोमॉर्बिड्स को देख के देते हैं कि किस चीज का कैंसर है, लिवर का कैंसर भी हो सकता है, आंतों का हो सकता है, ये कौन सा ऑर्गन, किडनी का भी होता है एट टाइम्स पे। तो आपने प्रोटीन को हमेशा उनकी लेवल्स को देख के, जो ब्लड लैब रिपोर्ट्स उनको देख के हमने देखी, लेकिन बहरहाल हम निल प्रोटीन डाइट या जीरो प्रोटीन या बिल्कुल कम नहीं करते थे। हमने बड़े अच्छे तरीके से हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन्स देने की कोशिश करते हैं, या हम ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स के, अगर हम उनको प्लांट प्रोटीन्स दे भी रहे हैं तो हम किसी तरह उनको कंप्लीट करके दे पाए। प्रोटीन्स क्रूशियल हैं बिकॉज वो उनकी रिपेयर के लिए बहुत जरूरी हैं और उनकी जो कैटाबॉलिज्म हुई है उसके लिए बहुत जरूरी है। फैट्स को हमें ना मॉडिफाई करना पड़ता है कि उनकी कोमॉर्बिड्स क्या है। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब ये देखें ना, आप जीआई के बारे में पूछेंगे कि जीआई सिम्टम्स कैसे हैं, आप कह दीजिए हाँ इसको हमने हाई कैलोरी डाइट देनी है तो हम डेढ़ फैट्स डालते हैं, और आपने जीआई के बारे में पूछा ही नहीं कि उसको डायरिया लगा हुआ है, उसको मैल एब्जॉर्प्शन हुई है किसी भी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से, क्योंकि कैंसर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकता है, जिसकी इम्यूनिटी लो हो सकती है, हो सकता है उसने कोई सेकेंडरी गैस्ट्राइटिस या कोई भी ऐसा डायरिया वगैरह उसने गैस कर लिया और आपने देखा ही नहीं है कि उसको जीआई खराब थे। इसलिए फैट्स को हम देख लेते हैं कि अगर उसकी जीआई सिम्टम्स कैसे हैं और फिर उसकी कोई ऐसी कंडीशन साथ तो नहीं है जिसकी वजह से हमें फैट्स कम करनी पड़ी है। जैसे हार्ट डिजीज में एट टाइम्स हम बहुत ध्यान रख रहे होते हैं या जनरली भी हम ध्यान रख रहे होते हैं, लेकिन फैट्स को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट। अच्छा, ये विटामिन्स एंड मिनरल सप्लीमेंट्स only as per deficiencies because high dose dietary supplementation can have cancer promoting effects. So general multivitamins जैसे हम लेते रहते हैं सारी उम्र हेल्दी लोग भी, या हम समझते हैं कि हम कैंसर पेशेंट्स को कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं कि आपने नहीं देने कोई भी जनरल मल्टीविटामिन तो नहीं देते वो, हम ये कहते हैं कि जी आप डेफिशिएंसीज को एड्रेस करें, पर्टिकुलर टेस्ट करा, क्योंकि जहां उसके टेस्ट हो रहे हैं हम कोई भी टेस्ट करा सकते हैं कि जी आप ये चीजें इसकी देखें जो हमें लग रही है, और वो ना उसके जिस ऑर्गन का है ना कैंसर, या जो जो मेटास्टेसिस में उसके इन्वॉल्व है, उसके अकॉर्डिंगली हम कहेंगे कि जी ये इसकी डेफिशिएंसीज के रिस्क पे है, तो आप ये करा लें। जैसे अगर आयरन है तो आप आयरन की थेरेपी दे दें, फॉलिक एसिड है, या जो भी चीज नजर आ रही है। लेकिन हम जनरली विटामिन सी तो हम हर किसी को दे देते हैं जी विटामिन सी लेने, बहुत इसका रोल है, लेकिन विटामिन सी तो कैंसर को प्रमोट करता है, इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत है कि ओनली एज पर नीड। और ये वही वाली बात जो मैंने पहले भी मेंशन की कि मैनेजिंग सिम्टम्स थ्रू डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास कैंसर पेशेंट आता है और हम थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ उसको ट्रीट नहीं कर सकते। कुछ इसमें से आपको उनको नजर आए, कीमोथेरेपी के बाद बहुत दफा ये होता है कि उनकी कीमोथेरेपी कहा जाता है, जो हम दवाई से जो मेडिसिन उनको इतनी हैवी मेडिसिन दे रहे होते हैं उसके उनके असर, कभी कभी रेडिएशन से ट्यूमर लोकलाइज ट्यूमर को रेडिएशन लगा के तो उसको खत्म करना पड़ता है, उसके भी उस जगह कभी कभी एसोफेजाइटिस हो जाता है, या जैसे माउथ के एरिया में कहीं कोई कैंसर है तो वो इफेक्टेड होता है, तो उसकी वजह से एनोरेक्सिया इन पेशेंट्स में बहुत हमारे लिए चैलेंजिंग। हमें डॉक्टर कहता है, कॉल आती है मुझे कि जी इसको खिलाएं, उन्होंने लगाया होता है उसको कोई एपेटाइजर, एपेटाइजर का कोई इफेक्ट नहीं होता पेशेंट को, जो खाना उसको दिया जा रहा होता है हाईली अनपैलेटेबल होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी उन्होंने कोई मजेदार चीज, मुझे नहीं लगता, मुझे फीलिंग नहीं लग रही तो पेशेंट को कैसे लगेगी। और फिर हम कहते हैं कि लार्ज मील उसके सामने, तो ये एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, इनको देखना एड्रेस करना जरूरी है। हमेशा पेशेंट को थोड़ी चीज देनी चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपको क्या पसंद है, उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स को जरूर ध्यान में रखें। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन को अगर आप इग्नोर कर देते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने डाइट को प्लानिंग ठीक से नहीं की। सोर थ्रोट और एसोफेजाइटिस में आपको पता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ी भी होगी कि ब्लैंड डाइट की तरफ हम जाते हैं, ब्लैंड डाइट लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस, एज मच एज न्यूट्रिएंट डेंस हम उसको कर सकें, जो भी उस पर्टिकुलर पेशेंट की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गन अफेक्टेड, हम उसको जितना भी न्यूट्रिएंट्स में रिच कर सके हम करने की कोशिश करते हैं। सोर माउथ में भी हम यही करते हैं, ख्याल रखते हैं। थ्रश में भी हम, अच्छा ओरल हाइजीन का मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा रोल है इसके अंदर, अगर आप पेशेंट की दांत ब्रश करवाएं, उसके माउथ वॉश अगर वो कर सके तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं उसकी एपेटाइट को इंक्रीज करने में भी और सब चीजों को। फटीग एट टाइम्स पेशेंट बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज प्रेसिपिटेट हो जाती हैं, और फिर ये कि ज़ाहिर है वो इतने बड़े कैंसर से लड़ रहा है तो फटीग रहता है, तो उसमें आप उसको हमेशा फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स हर जगह पे ही इन सारी कंडीशंस में ही फायदेमंद होते हैं, कि बजाय इसके कि आप लार्ज मील्स दें या उसको सालन रोटी साथ आपने सलाद भी दे दिया और फल भी रख दिया, इस तरह की देने के बजाय अगर आप छोटे मील्स में उसको डिवाइड कर लें तो वो, और कल्चरली अप्रोप्रिएट चीजें हमेशा बेहतर रहती हैं। जिस चीज से उसकी इमोशनल अटैचमेंट है, रोटी उसको पसंद है, चावल पसंद है, जो भी चीज है, और अगर उसकी डिजीज कंडीशन हमें अलाउ करती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब ये है कि ये कुछ गाइडलाइंस हैं, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर अमेरिकन्स का मैंने पहले भी ज़िक्र किया कि लेटेस्ट गाइडलाइंस आ चुकी हैं। पाकिस्तानी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर बेटर न्यूट्रिशन भी कुछ ना कुछ हमने 2015 2020 वाली अमेरिकन गाइडलाइन से ही ली थी, लेकिन उन सब में तकरीबन हमें सिमिलर चीज़ें मिलती हैं। और एक चीज़ जो हमारे कैंसर प्रिवेंशन में बहुत अहम है, वो ये है कि हाफ ऑफ योर प्लेट शुड बी फिल्ड विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना? तो अगर आपकी हाफ प्लेट है तो उसमें आपको फाइबर भी आ जाता है, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और सारे वो अच्छे कंपाउंड जिनका पीछे हमने जिक्र किया वो आ जाते हैं, ठीक है? और जो हमारा ब्रेड एंड सीरियल का ग्रुप है उसमें भी हम ये करते हैं कि होल व्हीट होल ग्रेन्स की तरफ जाने की कोशिश करते हैं और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को कम से कम रखते हैं, और हम ये चाहते हैं कि उसमें से भी हमें बी विटामिन की रिच फूड्स मिलें। और जो हमारा मीट का सेक्शन है उसमें हम कहते हैं हमारे लेग्यूम्स का बहुत सा, क्योंकि प्लांट प्रोटीन का कैंसर में बहुत अहम रोल है, बहुत ही अच्छी चीज है। इसी तरह अगर हम मीट लेते हैं तो फिर हम लीन मीट में आ जाते हैं और वाइट मीट की बात करते हैं। फिश का बहुत अहम रोल है ओमेगा 6 को बढ़ाने के लिए भी, क्योंकि ओमेगा 6 का आपको पता है कि वो फिर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 के रेशो को भी ठीक करेगा और इन्फ्लेमेशन को कम करेगा। उसका प्रिवेंशन में भी रोल है और उसका ट्रीटमेंट में भी रोल है, क्योंकि ट्रीटमेंट में भी इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो अगर आप ने अगर मीट की सिलेक्शन करनी है तो फिश कैन बी अ गुड ऑप्शन, एंड वंस अगेन फिश शुड नॉट बी फ्राइड, क्योंकि अगर आपने उसको फ्राई कर दिया और उसमें इतना तेल ऐड कर दिया तो फिर आपने ओमेगा 6 ज्यादा कर दिया, ओमेगा 3 तो पीछे रह गए। तो देयर शुड बी अदर फॉर्म्स ऑफ कुकिंग फिश रादर देन गोइंग फॉर फ्राइड फिश, दे कैन इट कैन बी बेक्ड और समथिंग। अच्छा, एक बड़ी अहम मजे की चीज के जो अक्सर ही हमारे बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल्स में और बड़े बड़े हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो उसको प्रमोट करते हैं, वो एक न्यूट्रोपीनिक डाइट है। न्यूट्रोपीनिक डाइट में ये कहा जाता है, उन लोगों को कहा जाता है कि जिनमें व्हाइट ब्लड सेल्स की मिकदार बहुत कम हो जाती है, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं वो पेशेंट्स, इम्यूनिटी इनकी लो हुई होती है और वो ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन होते हैं। ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन क्यों होंगे? इसलिए होंगे क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो दे आर लाइक आर आर्मी, ठीक है ना? वो हमारी फौज है जो कि हमें हमारी इम्यूनिटी को अच्छा करते हैं और हमें बहुत से फॉरेन एजेंट से बचाते हैं। तो अगर व्हाइट सेल्स ही कम हुए हुए हैं तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन के रिस्क पे हैं आप, बहुत से इन्फेक्शन के रिस्क पे हैं। कैंसर से जो आप लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन और मतलब कोल्ड एंड फ्लू सिंपल, या आपको जीआई के बहुत से इन्फेक्शन हो सकते हैं, या फिर ऑफ कोर्स हेपेटाइटिस वगैरह इस तरह के लिवर के सेकेंडरी इन्फेक्शन आप कैच कर सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में अक्सर न्यूट्रोपीनिक डाइट दी जाती है। और कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता है, एचआईवी के पेशेंट्स को, ट्रांसप्लांट के पेशेंट में भी अगर आपको इल्म हो, या मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें एट टाइम्स ड्रग्स दी जाती हैं जो कि इम्यूनिटी को कम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ड्रग दी जाती है, क्योंकि जो हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है वो रिजेक्ट ना हो, रिजेक्शन से बचने के लिए हम ड्रग्स दे रहे होते हैं। अच्छा, इस डाइट में इम्पोर्टेंट अब देखेंगे कितनी डिफरेंट है डाइट उस सब से जो अब तक हम डिस्कस करते हैं। ये वो कहते हैं जी कोई फ्रेश या रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल कच्ची सूरत में नहीं देना, और एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं अगर हम उसको पका देते हैं तो। तो ये कह रहे हैं कि रॉ देना ही नहीं, आपने पका के देना है। उसी से कह रहे हैं फिश तो खैर हम रॉ लेते भी नहीं, फर्मेंटेड फूड्स भी, पिकल्स वगैरह या कोई भी इस तरह की चीजें वो भी अलाउड नहीं होती। अनपेस्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं अलाउड, अनकुक्ड और अंडर फूड्स नहीं। लेकिन इसमें बाकी चीजें तो हम पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पका के ओवर कुक करके भी खा लेते हैं। लेकिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में तो हम कहते हैं कि अच्छा ये लें, इससे आपको बहुत से एंटीऑक्सीडेंट, प्रिवेंटिव रोल, ये चीजें आ जाएंगी। खैर, लेकिन वो हम प्रिवेंशन का जो बात कर रहे हैं, प्रिवेंटिव रोल जो बात कर रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, वो फिर हम प्रिवेंशन में करते हैं। जो कैंसर की डाइट है उसमें वंस अगेन हम ये कहते हैं कि जी आप एज पर नीड होगा या जैसे पेशेंट की कंडीशन। लेकिन न्यूट्रोफिनिक डाइट बहुत अरसा बहुत ज्यादा इस्तेमाल में ली गई, उसको बहुत प्रमोट किया गया। उसमें फूड जो रिस्ट्रिक्टेड है, वंस अगेन योगर्ट भी अलाउड नहीं होती इसके अंदर, तो प्रीबायोटिक्स, रॉ नट्स, रोस्टेड नट्स भी अलाउड नहीं होते, जूसेस आप नहीं दे सकते, मिल्क शेक्स नहीं दे सकते बिकॉज कुकिंग नहीं होती, चीजेस नहीं अलाउड होती, अंडर कुक मीट जैसे कुछ लोग होते हैं वो हाफ डन सा मीट वो नहीं, फ्रूट्स भी नहीं हो सकते। अच्छा, हाफ डन जैसे हाफ बॉइल्ड एग होते हैं वो भी आप नहीं ले सकते, ठीक है? रॉ वेजिटेबल्स तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो ये सब चीजें से मना होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इज इट इफेक्टिव? तो उसका जवाब है कि नहीं। एविडेंस हमें इस बात को, इतनी एनफ एविडेंस नहीं है कि वो कहे कि न्यूट्रोपीनिक डाइट्स जो हैं वो कैंसर को के पेशेंट की हालत को बेहतर करती हैं। बल्कि कई दफा देखा गया तो कुछ स्टडीज ने ये कहा कि कुछ को न्यूट्रोपीनिक डाइट दी गई, रेगुलर डाइट दी गई, दोनों में कोई फर्क नहीं था पेशेंट्स में, और कुछ में तो इवन के वर्सन हो गई कंडीशन न्यूट्रोपीनिक डाइट देने से। मे बी बिकॉज इट वाज लिमिटेड, मे बी बिकॉज में फाइबर देना एक चैलेंज था, मे बी बिकॉज हमारे बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स
नहीं दे पा रहे थे। तो यही वो कह मेटा एनालिसिस से मुझे यही पता चला, और बाकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि देयर इज करंटली नो एविडेंस to support the use of neutropenic diet or other food restrictions in neutropenic patients with cancer, and patients and clinicians should continue to follow the safe food handling guidelines as recommended by FDA. ये बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है पेशेंट, तो उसको हमने ऐसी डाइट देनी है जो कि कम से कम सेफ्टी रूल्स, फूड हैंडलिंग के जो फूड सेफ्टी के रूल्स हैं उसको फॉलो जरूर कर रही हो, कि हम ये नहीं चाहेंगे कि कहीं ना कहीं उसको सेकेंड इन्फेक्शन हो। लेकिन उसके लिए आपको न्यूट्रोपिनिक डाइट एग्जैक्टली देने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल ही कह जी रॉ फूड्स अलाउड ही नहीं है, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहरहाल उसके लिए काफी अच्छी साबित होती हैं, पेशेंट का मूड बूस्ट करने में भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन के एंड पे कुछ कैंसर के मिथ्स को करना चाहूंगी कि बहुत से मिथ्स रिलेटेड हैं। मैम मैंने बीच में हैंड रेस किया हुआ था बिकॉज यू वर इन द लेक्चर, सो आई वाज वेटिंग कि आप कंप्लीट कर लें। मैम एक क्वेश्चन था, शी इज़ अ यंग गर्ल लाइक अर्ली 20s में है, लेकिन शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड उनकी कीमोथेरेपी चल रही है। सो शी आस्क्ड मी के एक्चुअली रफली बता दें कि डेली बेसिस पे क्या डाइट फॉलो करेंगे, बिकॉज डाइट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कैंसर में। सो उनकी कीमो भी चल रही है एंड शी वांटेड के थोड़ी बहुत मुझे गाइड मिल जाए। सो बस हम ये कंप्लीट कर लें तो फिर मैं उनको एक समरी सी दे देती हूँ उसकी कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए होगा। ठीक है, ओके बस मैम, तो श्योर 2-3 मैम। स्लाइड। ओके, थैंक यू। अच्छा, कैंसर मिथ्स जो है उसके बारे में मैं बता रही थी कि एक बहुत बड़ी चीज आती है कि इनके मीठा बिल्कुल टोटली बंद करते हैं क्योंकि डायरेक्टली वो प्रमोट करता है। यस, कैंसर सेल्स डू यूज ग्लूकोज, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वर्स्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में एक बहुत अस्पार्टिम के बारे में कहा जाता है कि जी वो कैंसर कॉजिंग है। नहीं, पोजीशन पेपर है एकेडमी ऑफ डायटेटिक्स एंड न्यूट्रिशन का, और वो बहुत उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि अस्पार्टिम इज सेफ टू यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर। अगर आप शुगर की बजाय मॉडरेशन में यूज करते हैं कोई इशू नहीं है। सेल फोन्स की वजह से कैंसर नहीं हो रहा। हर्बल प्रोडक्ट्स आपको बहुत से हकीम साहब ये खा लें वो चीज खा लें, इससे कोई कैंसर क्योर नहीं होता। कैंसर का क्योर ऐसा नहीं है, इट्स प्रिवेंटेबल, बट क्योर में ये है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। आप बहुत सी चीजें प्रोलॉन्ग कर सकते हैं और डिले कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ट्यूमर्स ऑफ कोर्स बहुत से ट्यूमर्स रह सकते हैं, लोकलाइज्ड होते हैं, दे कैन बी रिमूव्ड एंड यू आर फ्री ऑफ कैंसर, ऐसा हो सकता है। अच्छा, एंटी परस्पायरेंट्स और डिओड्रेंट्स के बारे में बहुत मशहूर हुआ था कि जी क्या नहीं, उनका भी लिंक हमारा जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं मुझे बहुत कहने को मिले कि जी जो कड़वे बादाम होते हैं वो खाने से कैंसर ठीक हो जाता है। पूरा एक ग्रुप ऑफ मैं पता नहीं क्या कहूँ, डॉक्टर्स तो नहीं होंगे वो, साइड अलोंग्स कोई अल्टरनेटिव मेडिसिन वाले होंगे कि वो कहते हैं कि जी वो कड़वे बादाम खाने से कैंसर ठीक हो जाता है। उसके अंदर होता है जी साइनाइड, होता है पॉइजन, तो वो आप नहीं इस तरह इस्तेमाल कर सकते। वो दैट इज नॉट अ क्योर फॉर कैंसर, बल्कि उससे आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। अच्छा, एक और भी है जी, अल्कलाइन रखिए बॉडी को। अल्कलाइन बॉडी से नहीं हो सकती अगर आप एक जनरली ऐसी खुराक लेते हैं व्हिच इज रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और उसके अंदर आपके सारे फूड ग्रुप्स पूरे हो रहे हैं, तो आपकी डाइट, आपकी बॉडी अपनी पीएच खुद ही से मेंटेन कर लेगी। अल्कलाइन आप बॉडी को नहीं ऐसे कर सकते डाइट से। बहुत सी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज मिल रही होती है। कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी ऐसी होती है कि आप मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं और आप कोई और थेरेपी करा रहे हैं, कोई हकीम से करा रहे हैं, उससे आप साइकोलॉजिकली तो बेहतर महसूस कर सकते हैं मे बी, लेकिन वो आपके कैंसर की ट्रीटमेंट में इतना हेल्पफुल नहीं होगा। ऑल्टरनेटिव थेरेपी में सॉरी ऑल्टरनेटिव कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में तो साइड अलोंग यूज कर रहे होते हैं कि आप कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, बेशक आप कीमोथेरेपी में रेडिएशन के साथ आप कोई ना कोई अपनी हकीम साहब की दवाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसी तरह ऑल्टरनेटिव में आप बिल्कुल शन कर देते हैं जी कि हमने ये करना ही नहीं, हमें तो कुछ और कराना है, कोई ऑल्टरनेटिव है, हमें तो एतमाद नहीं डॉक्टर पे, तो ये इट कैन बी अनसेफ बिकॉज प्रूवन नहीं है और वो रिसर्च से साबित नहीं है, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। अच्छा जी, जो अभी मुझसे सवाल किया गया उसमें भी मैं यही कहूंगी, एक जर्नल गाइड प्लान जो है उसके अंदर जैसे मैंने अपनी ये वाली दिखाई थी, आई होप कि शी इज लिसनिंग टू मी, ये वाली जो स्लाइड दिखाई थी ना, ये एक जर्नल उनके डे का प्लान होना चाहिए। उनकी प्लेट ऐसी होनी चाहिए कि अब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ज्यादा इस्तेमाल करें, अंडा जरूर लें, लीन मीट्स का इस्तेमाल करें, इसमें दूध का ग्लास अलबत्ता नजर नहीं आ रहा, दूध और दही का इस्तेमाल करें। ठीक है, अपने होल होल ग्रेन्स को लें, रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल जरूर करें। ठीक है, और इसके अलावा ये है कि अपनी जो चीजें रिड्यूस करने वाली है वो फिर आगे हमारी इस इधर आ रही है, ये देखिए इसमें जो चीजें हैं कि अपने वेट
को मेंटेन रखें। ओबेसिटी का शिकार अगर हैं तो उसको कम करने की कोशिश करें, नॉर्मल वेट पे रहें, फिजिकल एक्टिविटी अपनी अच्छी रखें, उससे अगर कैंसर के पेशेंट हैं भी तो यू फील बेटर। फटीग नहीं करना होता, लेकिन जितना भी अपने आप को आप ठीक रख सकें। ईट वेल में वही वाली बात है कि आपको जो एक प्लेट दिखाई है उसमें आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा रखें, शुगर्स का इस्तेमाल कम करें, सॉल्ट का इस्तेमाल कम करें, मीठी चीजें बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं होती कि आप ले रहे हैं। अगर आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक को बढ़ाना भी है कैंसर पेशेंट में भी, तो हम ये कहेंगे कि आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की रोटी है, चावल है, मकई है, आलू बॉइल्ड फॉर्म में है, इस तरह की चीजें, बहुत सी ग्रेन्स दालें हैं, ये आप ज्यादा ले सकते हैं। आप सलाद जैसे सलाद बना के खा सकते हैं, बीन सैलेड है, चिकपीस का सैलेड है, उस तरह से खा कर सकते हैं। और प्लांट बेस्ड डाइट को ज्यादा रखें, यानी मीट जरूर लें, मछली की थोड़ी सी मिकदार ले सकते हैं, व्हाइट मीट चिकन जो है इज अ गुड सोर्स ऑफ लीन प्रोटीन्स, लेकिन रेड मीट को अवॉइड करना या कम लेना बेहतर होता है कि कभी कभी लिया जाए। तो प्लांट बेस्ड मैम, डाइट में जी मैम ये एक तो कैंसर पेशेंट्स का ये बड़ा मसला होता है, वो खाते नहीं है। एक तो वो कीमो और उन सब से बड़ा या तो डिप्रेस स्टेट में चले जाते हैं, या साइकोलॉजिकल बड़ा इम्पैक्ट होता है उन पे। दे डोंट, जितना भी आप कोशिश करें इवन इन डिफरेंट कैंसर सेंटर्स, इस तरह से जिस तरह से हमें उनको जैसे कहते हैं ना, खाने को कलर्स ऐड करें या किसी तरह से कोशिश करें कि वो खाएं, लेकिन इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं है कैंसर सेंटर्स में, एंड ड्यू टू विच वो मजीद माल नरिश्ड होते जाते हैं। तो इसमें क्या मतलब होना चाहिए न्यूट्रिशनली, हम क्या उसमें चेंजेस ला सकते हैं? ये बात मैंने अपने एक्सपीरियंस में बहुत ज्यादा देखी है। मैंने ऐसे कैंसर पेशेंट्स देखे हैं कि वो बिल्कुल खाने पे राजी नहीं थे, उनको कुछ दिया जाता था तो वो बेड के नीचे फेंक देते थे, वो बिल्कुल नहीं खाते एग्जैक्टली, थे, दे डोंट रिफ्यूज्ड। वांट टू ईट। हाँ, बिल्कुल नहीं करते थे। उसमें मैंने फिर ये देखा कि साइकोलॉजिकल वायरल थेरेपी उनकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, लेकिन मैंने एक चीज ये की कि मैं ना उनसे पूछने की कोशिश करती थी, अच्छा आप बताएं आपका खाने को क्या दिल करता है। तो देखिए, अगर एक पेशेंट है, उसकी इतनी क्रिटिकल स्टेज चल रही है, तो मैं आई ऑलवेज गो फॉर दिस कि वो अपना कोई भी जो भी लाइकिंग है उसकी फूड में, उसको कुछ ना कुछ हम इंक्लूड करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ वो बताता था कि अच्छा मैं ये चीज खाने मेरा ये दिल करता है, तो मे बी हम उसको कहीं ना कहीं से वो चीज ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। फिर लेकिन होता इवेंचुअली वही है कि वो उसका उस चीज से दिल भर जाता है, फिर वो कहता है नहीं अब मैंने नहीं खानी, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। तो आप एक तो ये चीज होती है कि आप ना ढेर सारा खाना उसको खाने को ना दिया, वो कहते हैं नहीं बस तुमने ये खाना है, तुमने सब खत्म करना है। हम उसको इमोशनली भी बेचारे को कर रहे होते हैं, ये मैंने अपने हम्म। पेशेंट्स के साथ कई दफा देखा है। ऐसे नहीं कर सकते हम, थोड़ी सी चीज, अच्छा चलो एक फ्रूट खा लो हर 2 घंटे। ऐसा पेशेंट बहुत एनोरेक्सिक है और बहुत परेशानी का शिकार हो रहे हैं अटेंडेंस भी की कुछ नहीं खा रहा, हर 2 घंटे बाद थोड़ी सी फूड दें, जैसे बेबीज को देते हैं ना बेशक वैसे देनी पड़ी कि 1 स्पून खा लो, चलो 2 स्पून खा लें। और उसकी फेवरेट फूड कबाब हो सकता है, अगर उसको चटपटा पसंद है तो आप चटपटी चीजें थोड़ी सी दे दें, अच्छा चलो ये इतना सा खा लो बस। उसमें से भी वो अगर छोड़ देता है तो आप उसको नहीं फोर्स कर सकते, लेकिन हर 2 घंटे बाद। और वही कहते हैं ओरल हाइजीन का बहुत अहम रोल है। अच्छा, एट टाइम्स जो फ्रूट तुर्श से होते हैं जैसे अनार वगैरह, ये भी ऐसे पेशेंट्स पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर प्रेफरेंस कि वो क्या चीज पसंद कर रहे हैं और आप उसमें उनको किस तरह से मॉडिफाई करके अपने बेस्ट हेल्दी वे से आप उनको दे सकते हैं। तो आप दे सकते हैं, लेकिन बहुत बात करनी पड़ती है पेशेंट से और अटेंडेंट से कि और कहीं ना कहीं एक बारीक सा एक बहुत रास्ता निकल आता है। ये मैंने देखा है कि मुझे बहुत बात करनी पड़ती है अपने पेशेंट्स के साथ कि कहाँ मैं क्या करूँ, कोई ऐसी चीज मजेदार सी जो वो खा लें। और फिर उनको ना कांस्टेंट काउंसलिंग की जरूरत होती है, यानी फॉलो अप समय आप उनको देखते रहे, बात करते हैं, अच्छा जी फिर आपने क्या किया, ऐसा हो गया, चलिए आप खा लें। तो ये चीज होती है, ऐसे छोड़ देने से नहीं होता है। तो इट्स अ लॉन्ग एंड पेनफुल जर्नी बेसिकली। मैम, और बहुत आई डोंट नो हाउ फार इज दिस ट्रू, बट मैंने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है कि इंटरनेशनल कैंसर सेंटर्स दे ट्रीट द कैंसर पेशेंट्स लाइक बेबीज। उनके लिए उनके रूम्स डेकोरेट हो रहे हैं, मतलब दे ट्राई टू मेक देम कम बैक टू द लाइफ, बिकॉज वो बिल्कुल होपलेस हो जाते हैं। तो ये चीज हमारे कैंसर एरियाज में या जिस जो डिपार्टमेंट्स डील कर रहे हैं वो इस चीज को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते कि उनकी ये साइकोलॉजिकल ये वाली जो है ना ट्रिगर, इसको ठीक करना है कि वो बिल्कुल ही डिक्लाइन की तरफ जा रहे हैं अपनी लाइफ को लेके ना। हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत शदीद होता है इसका। इवन कि हम मैं एज अ डाइटिशियन उनके कमरे में जब जा रही होती है और बाहर आ रही होती है, तो मैं बहुत हैवी हार्ट के साथ बाहर आ रही होती है। इतनी वो पूरी रूम की एयर ही इतनी अजीब सी होती है ना, पेशेंट की एक पूरा एक उसका पर्सनालिटी जैसे डाउन हुई होती है, और वो बिल्कुल एट टाइम्स कोऑपरेट करने को भी तैयार नहीं होता, बात नहीं सुन रहा होता, बड़ा मुश्किल होता है।
लेकिन मुसलसल ज़ाहिर है उसको बकअप करने की ज़रूरत होती है और ये ऐसे ही होता है कि खाली ये नहीं कि फूड रख दी। और अच्छा एक चीज़ तो कभी नहीं होनी चाहिए कि ये बोरिंग सा खाना डॉक्टर साहब अक्सर कह देते हैं जी उबला हुआ खाना दें, स्पाइसेस बंद हैं, ये है तो ये भी चीज़ें कहीं कई जगह मैंने देखी कि आपने तो बताया ना कि इवन कि हमें सिखाया जाता है कि अच्छा खाना मज़ेदार दें और वो भी रिफ्यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन एट टाइम्स तो ये भी कोताही हो रही होती है कि बिल्कुल ही बोरिंग सा खाना दिया जा रहा होता है। तो वहाँ पे तो चलो शुक्र है मैंने कहा कि चलो ये तो मैं यहाँ से तो इम्प्रूव कर पाती हूँ। लेकिन कई दफ़ा वाक़ई आपको बहुत सी चीज़ों को मॉडिफ़ाई करके, देख के, बातचीत करके चलना पड़ता है, तो फिर ही आप कर सकते हैं। मैम एक तो और बस लास्ट क्वेश्चन है, एक पेपरमिंट टी का यूज है कि वो एंजाइटी और स्ट्रेस में काम करती है, इज दिस ट्रू? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल है। ये मैंने भी पढ़ा है कि अगर आप लेते हैं पेपरमिंट तो उससे आपका मूड लिफ्टर है। हम्म। ऑलराइट। और मुझे लगता है कि वही ओरल कैविटी में अगर आप हाइजीन का ख्याल रखते हैं या आपका टेस्ट कुछ ऐसा जो कि आपको फ्रेशन अप करे तो उससे आप बेटर महसूस करते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है मतलब हो सकती है। ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वाइंड अप, तो मैम के लेक्चर के साथ ही किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पुट ऑन कर लें, सो टाइम इज लेस। इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी, उन्होंने रेज़ किया हुआ सवाल। मैम अक्सर ये होता है जो कीमोथेरेपी के पेशेंट होते हैं तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। लाइक जो फर्स्ट स्टेजेस पे भी अगर होते हैं, अगर ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम है और वो ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और वो उनसे कुछ खाया पिया भी नहीं ठीक से जाता। तो वो किस तरह से उनको एनकरेज किया जा सकता है और क्या डाइटरी रिकमेंडेशन दी जा सकती हैं? गैस्ट्रिक इश्यूज़ बिल्कुल डेफ़िनेटली हो रहे होते हैं, उसके अंदर ना कई दफ़ा हम साथ कोई ना कोई ऐसी दवाई लगाते हैं जिससे उनके पेरिस्टालसिस इम्प्रूव हो, लेकिन हम ना उनको ऐसी डाइट ज़रूर देने की कोशिश करते हैं जैसे प्रोबायोटिक्स रिच डाइट देने की कोशिश करते हैं। और गैस्ट्रिक इश्यूज़ में फिर बहुत दफ़ा अच्छा गैस्ट्रिक इश्यूज़ जो है ना, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि बहुत दफ़ा ना स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। और ये रिसर्च ने बात शामिल की है कि आप बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन की स्टेट में है तो कोई ना कोई आईबीएस के खामखा के सिम्पटम फ्लैचुलेंस भी हो रही है या खाना हज़म नहीं हो रहा है या हार्टबर्न शुरू हो जाता है। तुम्हारा उसमें वही काउंसलिंग भी काम आएगी और डाइट भी देखनी पड़ेगी। एट टाइम्स बहुत ही फैटी मील्स ले रहे हैं या वो लार्ज मील्स ले रहे हैं तो वो भी मुनासिब नहीं है। फ्रूट की मिकदार बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी-सी कि फ्रूट बीच में एज़ अ स्नैक लें। इसके अलावा दही बहुत अच्छी ऐसी उसमें शामिल हो सकती है क्योंकि प्रीबायोटिक्स का रोल है। लेकिन वो उनके ब्लैंड डाइट ही अक्सर हमें देनी पड़ती है। जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी ले रहे होते हैं कि वो उनकी लाइनिंग को और इरिटेट कर रही है। जैसे पेपर का रोल है, काली मिर्च का इस्तेमाल अगर बहुत गैस्ट्राइटिस के इश्यूज़ चल रहे हैं तो उसमें फिर हमें बंद करनी पड़ती है। ये फिर हमें उस तरफ शिफ्ट होना पड़ता है कि मैदे के जो मसाइल हैं उसके अकॉर्डिंगली डाइट दी जाए। मैम मेरा क्वेश्चन है, रिसेंटली मेरी फैमिली के अंदर 2 ऐसे पर्सन गुजरे हैं यानी कि जिनकी ब्रेस्ट कैंसर से हुई है। एक की एज थी 50 प्लस, तो उनको ये था कि उन्हें 1 ईयर पहले ही ना पैंक्रियास के अंदर सिस्ट उनका डायग्नोज हुआ था। देन जी। कीमो की वजह से वो इतने वीक हो गए थे, बस फिर यानी कि उनका बचना फिर पॉसिबल भी नहीं रहा था। इसी जी। तरह फिर अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले ही यानी कि एक रिलेटिव में डेथ हुई है। वो लड़की यंग थी, ऑलमोस्ट कोई 25 या 27। जी। तो यानी कि आपने बताया था कि 10 टू 20 इयर्स लग जाते हैं, लेकिन जी। उसका ये था कि वो फास्ट फूड बहुत खाती थी। वो केई की ग्रेजुएट थी, तो हुँ। उधर फास्ट फूड बहुत खाती थी। तो हुँ। यानी कि अगर वो फास्टिंग भी करती रही हो, तो क्या फिर भी उसको कैंसर हो जाना? उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं कि उसके बॉडी में मेबी म्यूटेशंस होने की या जेनेटिकली हो सकता है वो प्रीडिस्पोज़ भी थी और उसमें बहुत रैपिडली फिर ये सब कुछ हुआ। मतलब उसको हो सकता है 10 इयर्स से भी कम लगाओ का अरसा लगाओ ये सारा डेवलप होने में और देखिए अगर आप बता रहे हैं कि वो जंक फूड लेती थी या बहुत ज़्यादा उनकी अनबैलेंस सी डाइट थी, उससे बहुत से कार्सिनोजेन्स ऐसे थे कि वो उनको मौका भी मिला और बॉडी उसकी एक अच्छा होस्ट साबित हुई उन कार्सिनोजेन्स को प्रमोट करने के लिए। कैंसर इनिशिएशन में ठीक साबित हुई, तो तभी नज़र आ रहा है कि यंग एज पे बहुत छोटे बच्चों पीडियाट्रिक कैंसर भी हम देखते हैं कि बहुत छोटे बच्चों में 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे हम देखते हैं उनके अंदर कैंसर होता है, तो वो ज़ाहिर उनको तो 10 साल नहीं लग रहे होते, उनमें ज़ाहिर है रैपिडली वो डेवलप होता है।
और कहीं ना कहीं जेनेटिक डिस्पोजिशन होती है, डीएनए म्यूटेशन इतनी रैपिडली हो रही होती है कि वो एक बहुत छोटी एज पे भी इसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन डेफिनेटली डाइट बहुत सी, अगर यंग बच्चे में 20 साल के बच्चे में देखें तो डाइट उसको प्रेसिपिटेट कर रही है। रिबाहा जावेद का सवाल है कि व्हाट आर द फ्लूइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कैंसर पेशेंट। जी बिल्कुल, उसमें वेरी करेगा। अगर कोमॉर्बिड जैसी नहीं है, कोई फ्लूइड ओवरलोड का पेशेंट है, वरना तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रेशन अच्छी रखी जाए, क्योंकि हाइड्रेशन अगर मुनासिब, क्योंकि ऑलरेडी अगर ये बहुत कीमोथेरेपी चल रही है और बहुत ज्यादा दवाइयां ले रहे हैं, तो उसमें भी इनको फ्लूइड के यूरिन के लिए हमारा टारगेट ये होता है कि जी हम ज्यादा पानी दें। ज्यादा पानी का मतलब है कि 30 ml पर केजी ऑफ बॉडी वेट ही इनका होता है। तो उसके अंदर आप पानी बिल्कुल देना जरूरी है और अच्छी होनी चाहिए। 30 ml पर केजी बॉडी वेट एटलीस्ट होना चाहिए। अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्टेड नहीं है किसी कोमॉर्बिड की वजह से, मतलब किडनी का कोई इशू होता है या हार्ट का कोई इशू होता है या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर चल रहा होता है, तो उसमें रिटेन होना शुरू हो जाता है ना बॉडी में, तो फिर हम पानी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। अदरवाइज हम कहते हैं ज्यादा पानी पीने के लिए फायदेमंद होता है। जी, एनीवन एल्स? एक्सक्यूज मी मैम, आपने फैट रिकमेंडेशंस बताई थी कीमोथेरेपी के पेशेंट के लिए, इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें। वो फैट रिकमेंडेशंस के बारे में मैंने ये कहा था कि फैट का ना वैसे तो ताल्लुक बताया गया है कि हाँ कैंसर प्रमोशन में इसका कुछ हद तक रोल है, लेकिन वो बैड फैट्स का ज्यादा है। सैचुरेटेड फैट्स का ताल्लुक है, वो जाना है आपने? अच्छा, ट्रांस फैट्स का रोल है और इस ऐसे है। लेकिन जो गुड फैट्स हैं वो हम ना डिपेंडिंग ऑन द कोमॉर्बिड बढ़ा भी सकते हैं, कि हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा करनी है तो मे बी वी कैन ऐड ऑलिव ऑयल। हम नट्स का इस्तेमाल, नट्स जो है वो फैट्स हैं, नट्स बढ़ा सकते हैं हम, तो फैट्स हम दे सकते हैं, लेकिन हमने बैड फैट्स को डेफिनेटली कट डाउन करना होता है। सैचुरेटेड फैट्स का डेफिनेटली